हमारा लेक्चर का टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें हम सेपरेबल वेरिएबल्स पढ़ेंगे। 2.2 सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx is equal to gx hy is said to be separable or to have separable variables। इसका मतलब है कि आपके पास ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है ODE। इधर आप हमारे पास जी एक्स जी वाई की अगर फॉर्म में लिखा जा सके तो हम इसे सेपरेबल कहते हैं, इसलिए कि एच वाई को मैं एक साइड यानी एच वाई जो कि फंक्शन ऑफ वाई है उसको मैं एक साइड पे कर सकती हूँ और जी एक्स जो कि फंक्शन ऑफ एक्स है उसको एक साइड पे कर सकती हूँ। मतलब हम इन दोनों वेरिएबल्स को एक साइड पे कर सकते हैं, जी एक्स को एक साइड पे और वाई को एक साइड पे, यानी कि हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। इसलिए इसको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और क्योंकि इसमें हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि सेपरेबल है, ये सिंपलेस्ट फर्स्ट ऑर्डर ODE है बाकी डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिहाज से। अब इसका सोल्यूशन किस तरह फाइंड करना है, मेथड ऑफ सोल्यूशन, ये हमारे पास सेपरेबल इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे, dy हमारे पास लेफ्ट साइड पे, तो hy को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और dx को हम इधर ले आएंगे, क्योंकि हम डेरिवेटिव को कोशेंट की फॉर्म में भी लिखते हैं, कोशेंट ऑफ डिफरेंशियल कहते हैं, तो ये इसलिए dx इधर आ सकता है। अब 1/hy इस साइड पे 1/hy आ जाएगा। अगर हम उसको py कह दें तो हमारे पास ये सिचुएशन हो जाएगी कि py हमारे पास 1/hy इधर आके py हो गया और ये dy by dx है और ये हमारे पास gx है, तो dx को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो मेरे पास हो जाएगा py dy इज इक्वल टू gx dx। अब दोनों साइड पे, बोथ साइड पे हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन इसलिए अप्लाई किया ताकि ये डेरिवेटिव्स खत्म हो जाए। तो py dy को इंटीग्रेट किया तो हमारे पास कोई y का फंक्शन आ जाएगा। इसी तरीके से gx को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया तो कोई gx x का फंक्शन आ जाएगा और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। इधर दोनों साइड पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, हम इसको C1 कह सकते हैं, इधर की कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को C2 कह सकते हैं। अगर हम C1 को इस साइड पे ले आए तो C2 माइनस C1 हो जाएगा और ये भी कोई कांस्टेंट ही होगा जिसको हम C कह सकते हैं। तो इसलिए जब हम मेथड ऑफ सॉल्यूशन करते हैं सेपरेबल इक्वेशन में तो हम दोनों साइड पे कांस्टेंट नहीं लिखते, तो ये सिर्फ हम राइट साइड पे लिख लेते हैं एक ही दफ़ा। ये हमारे पास एक एग्जांपल है सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन की। जब तक हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखते तो हमें पता नहीं चलता कि ये सेपरेबल है कि नहीं है, यानी हमें पहले इसको देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से सेपरेबल है। तो अगर मैं ये dx ये वाली टर्म दूसरी साइड पे ले जाऊं और y को यहाँ पे डिवाइड कर दूं और 1 + x को इस साइड पे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास बन जाएगा dy by dx इज इक्वल टू y/1 + x, जिसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। अगर मैं y के वेरिएबल्स को इस साइड पे ले आऊँ लेफ्ट पे और x के वेरिएबल को राइट पे ले जाऊँ तो यहाँ पे y इधर से इधर आ जाएगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ जाएगा और dx इस साइड से दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो हमने y और x के वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया। अब हम बोथ साइड को इंटीग्रेट करते हैं। अब ये हमारे पास 1/y है, नीचे y है, ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद है 1, तो इसलिए ये आपके पास log ऑफ y हो जाएगा। ये एब्सोल्यूट इस वजह से लिखा है कि ln के साथ, नेचुरल लॉग के साथ नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, नेगेटिव वैल्यू का ln डिफाइन नहीं होता। इसी तरीके से 1 + x का डेरिवेटिव जो होता है वो 1 होता है जो कि ऊपर मौजूद है, इसलिए इसका इंटीग्रल हो जाएगा ln ऑफ 1 + x प्लस और फिर ये आगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कुछ भी आप लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं, C1 लिख सकते हैं। फिर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों साइड पे एक्सपोनेंशियल अप्लाई कर दिया
तो एल एन ई रेस्ट पावर एल एन जो है वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो वो आपके पास आइडेंटिटी आ गया और यहाँ पे सिर्फ वाई रह गया, और यहाँ पे भी ई रेस्ट पावर एल एन इस पूरे पे अप्लाई हो गया। अब ये कांस्टेंट है और साथ प्लस हो रहा है, तो आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, या ई रेस्ट पावर एल एन वन प्लस एक्स इंटू ई रेस्ट पावर सी वन। अब ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। अब ई और एल एन एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो आपके पास वन प्लस एक्स आ गया, और ये ई रेस्ट पावर सी वन एक कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को जो है हम सी, कोई और भी नाम दे सकते हैं, इसको सी भी कह सकते हैं, ये आगे हम इसको सी कह देंगे। तो अगर आपने यहाँ ये भी ठीक है, अगर लेकिन अगर एब्सोल्यूट हटाना है तो एब्सोल्यूट हटाने के लिए हमारे पास प्लस माइनस आ जाएगा, ई रेस्ट पावर सी वन, ई रेस्ट प्लस माइनस ई रेस्ट पावर सी वन, ये सारा एक नंबर बनता है, तो इसको हमने सी कह दिया, तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया y इज इक्वल टू सी वन प्लस एक्स। ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सेपरेबल वेरिएबल्स। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि हमारे पास सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ई रेज़ पावर 3x ई रेज़ पावर 2y। तो ये आपके पास x का फंक्शन हो गया, ये y का फंक्शन हो गया। y के फंक्शन को लेफ्ट साइड पे लें और dx को राइट साइड पे ले जाएं, तो आपके पास ये ई रेज़ पावर 2y इस साइड पे आके ई रेज़ पावर माइनस 2y हो जाएगा। अब दोनों साइड को इंटीग्रेट करें, इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया, तो आपके पास आ जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस 2y, और फिर माइनस 2y का डेरिवेटिव डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 2y का डेरिवेटिव है माइनस 2, और इस साइड पे ई रेज़ टू पावर 3x आ जाएगा डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ पावर, तो पावर का डेरिवेटिव 3 आ गया, तो नीचे 3 डिवाइड हो गया, और फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इनको अगर एक साइड पे कर दें, दोनों को y को अगर इस साइड पे ले आए तो आपके पास दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, और c1 को दूसरी साइड पे ले जाएं, और फिर हम ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 और 2 है, इसके एलसीएम यानी कि 6 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा 3 ई रेज़ पावर माइनस 2y प्लस 2 ई रेज़ पावर 3x इज इक्वल टू 6c1। तो 6c1 को हम c से रिप्लेस कर देते हैं, या माइनस 6c1 को हम c से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास ये इसका सोल्यूशन आ गया सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। इसको ये भी सेपरेबल वेरिएबल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमने इसमें से x और y को देखना है कि ये सेपरेट हो सकते कि नहीं हो सकते। जब भी हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, सबसे पहले हम उसमें वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। अगर सेपरेट ना हो तो फिर कोई और की तरफ जाते हैं कि ये एग्जैक्ट भी हो सकती है, और भी कौन कौन सी हो सकती है, लेकिन सबसे पहले हम वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दो जगह x है, तो मैंने x कॉमन ले लिया, तो y प्लस 3 आ गया, और यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, तो y प्लस 3 आ गया। इधर नीचे से अगर x कॉमन लें तो y माइनस 2 आ जाता है, और 4 कॉमन लें तो y माइनस 2 आ जाता है। तो इस ऊपर न्यूमरेटर में y प्लस 3 कॉमन आता है, बाकी x माइनस 1 बच गया, और डिनोमिनेटर में y माइनस 2 कॉमन आ रहा है और x प्लस 4 बच गया। अब इसमें y और x के वेरिएबल्स को सेपरेट किया जा सकता है। ये y के वेरिएबल्स है y प्लस 3 ओवर y माइनस 2, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो y माइनस 2 ओवर y प्लस 3 हो जाएगा, और dx को इस साइड पे ले आए तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ये जो है दोनों की पावर्स y की सेम है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, y माइनस 2 को डिवाइड करेंगे y प्लस 3 से, तो हमारे पास क्वोशंट 1 आ जाएगा, और रिमाइंडर जो है वो 5 आ जाएगा, -5। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 - 5 ओवर y प्लस 3। इसी तरीके से यहाँ पे x प्लस 4 से डिवाइड किया x माइनस 1 को, तो आपके पास क्वोशंट 1 आ गया और रिमाइंडर -5 आ गया, तो हमने इसको 1 - 5 ओवर x प्लस 4 लिख दिया, और फिर दोनों साइड को इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी कि ये सेपरेट हो जाता है, तो ये सेपरेट हो गया, और 5 कोफिशिएंट है बाहर आ गया इंटीग्रेशन साइन से,
यहाँ पे भी इसी तरह हुआ। फिर 1 को विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया तो y आ गया, और यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में y+3 है जिसका डेरिवेटिव 1 है, ऊपर मौजूद है, तो इसलिए यहाँ पे कोफिशिएंट के साथ फिर आपके पास ln ऑफ y+3 आ गया। इसको एब्सोल्यूट में इसी वजह से लिखा था क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ना आए। इसी तरीके से यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया तो x आ गया, और x+4 का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इसलिए ये ln ऑफ x+4 हो गया, और आखिर में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब अगर मैं ln को एक साइड पे कर दूँ, ये -5x+4 को इस साइड पे ले आई और y को दूसरी साइड पे ले गई, तो यहाँ से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, और ln की प्रॉपर्टी है कि अगर ये नेगेटिव में होता है तो ये क्वोशंट की फॉर्म में आ जाता है। इस प्रॉपर्टी की वजह से हमने इसको ये लिख दिया, और एक्स वाई की टर्म्स यहाँ पे आ गई। फिर एक और एक ln की प्रॉपर्टी है, लॉ की प्रॉपर्टी है कि 5 जो है वो ऊपर चला जाता है, अगर मल्टीप्लाई और हो तो ये 5 ऊपर आ गया। और अब हमें ln को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे एक्सपोनेंशियल अप्लाई किया, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आ गया, तो इसको सेपरेट भी कर सकते हैं इस तरीके से, और e रेज़ टू पावर c क्योंकि एक कांस्टेंट बनता है तो हमने इसको c1 कह दिया। तो ये इस का सोल्यूशन हो गया सेपरेबल वेरिएबल का डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये एक और डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि सेपरेबल है और साथ ही इससे कंडीशन भी दी हुई है, तो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। तो इसको हमने सेपरेट किया, dy को इस साइड पे ले आए और x² + 1 को इस साइड पे ले गए, तो ये सेपरेट हो गई। अब इसको दोनों साइड को इंटीग्रेट किया तो 1/x² + 1 जो है उसका इंटीग्रल tan इनवर्स x होता है, और ये 4 बाहर आ गया, और विद रिस्पेक्ट टू y1 को इंटीग्रेट किया तो 4y आ गया, और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमारे पास इनिशियल कंडीशन है x ऑफ 5/4 = 1। इसको हमने इस सोल्यूशन में पुट किया तो y की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 5/4 है और x की वैल्यू x ऑफ 5/4 है। x की वैल्यू जो है वो 1 है, तो x की जगह हमने 1 पुट किया और y की जगह 5/4 पुट किया, तो c की वैल्यू हमारे पास -3π/4 आ गई। तो इस -3π/4 को हम सोल्यूशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स x = 4y - 3π/4। तो इससे हमें पता चला कि अगर सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, लेकिन अगर आपके पास इनिशियल कंडीशन भी हो तो और वो वैल्यू पुट करने से आपके पास एक पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाता है।